right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में लेके आया हूँ यहाँ पर उत्तराखंड वन लाइनर पार्ट, जो हमारी वन लाइनर सीरीज चल रही है उसका पार्ट 5वां। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 5वें सीरीज में यहाँ पर 50 प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। उसके अलावा उत्तराखंड की कई ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें हम 100 प्रश्नों का जो हमारा टेस्ट सीरीज चलता है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को एक्टिवेट करना है ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर एक्टिवेट कीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, चंद वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो चंद वंश का पहला स्वतंत्र शासक था भारती चंद। ठीक है, भारती चंद जो था यह चंद वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक है। भारती चंद ने डोटी राज्य को कर देना स्वीकार नहीं किया। पहले क्या था कि जब चंद्रवंश का यहाँ पर स्थापना हुई थी 700 ईस्वी में, तो उस समय चंद्रवंश के जो राजा थे वो डोटी के अधीन एक सामंत राजा हुआ करते थे। ठीक है, सामंत राजा, इनको राजा की उपाधि दी जाती थी सामंत राजाओं को, और अपने क्षेत्र में शासन करने की अनुमति दी जाती थी। इसके बदले ये लोग डोटी को टैक्स दिया करते थे। भारती चंद ने थोड़ा सा ये भारती चंद जो था बहुत शक्तिशाली शासक था, तो उसने क्या किया कि टैक्स देने से इनकार कर दिया, डोटी पर चढ़ाई कर दी। 12 साल युद्ध हुआ, भारती चंद जीता। ठीक है, भारती ने जीतने के बाद डोटी राज्य जो है चंद्रवंश से मिला लिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्वतंत्र शासक हम पहला जो कहेंगे हम इसको जो होगा भारती चंद। ठीक है, अगला है, कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई? कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि जो दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1901 में दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजनीतिक चतुर राजा किस शासक को कहा गया है? राजनीतिक चतुर राजा जो कहा गया है वो सहजपाल को कहा गया है। सहजपाल का कार्यकाल कितना है? 1547 से 1575 के आसपास, यानी कि आप देख सकते हो उसको, ये आपका मुगल शासक अकबर के टाइम पीरियड का है। अगला प्रश्न हमारा है कि इस शासक की मृत्यु मलेरिया से हुई थी? तो ये है ललित शाह। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 1772 1780 तक। ललित शाह के समय में उस समय क्या हुआ था कि एक कुमाऊं में चंद राज्य में थोड़ा सा उथल पुथल यहाँ पर देखने को मिलती है हमें। शासन में हुआ क्या था कि दीपचंद जो थे, दीपचंद के जो बाद के जो राजा बने मोहनचंद ने दीपचंद को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, उनकी हत्या करवा दी। तो यहाँ पर जो हर्षदेव जोशी थे उस समय, हर्षदेव जोशी ने क्या किया, ललित शाह को लेटर लिखा, पत्र लिखने के बाद उनसे कहा कि आप कुमाऊं आइए। कुमाऊं के सत्ता क्या हुआ, यहाँ पर जो मोहनचंद ने गलत तरीके से सत्ता हस्तांतरित की है उसको आप क्या करिए, आप उसको दोबारा से क्या है कुमाऊं को सौंपिए। तो ये जो ललित शाह थे ये अपने बेटे के साथ, इनका बेटा था प्रद्युम्न शाह, उसके साथ युद्ध करने के लिए आए। इनका युद्ध होता है 1779 में, कहाँ होता है? बगवाली पोखरा युद्ध होता है, इसमें मोहनचंद हार जाता है। ठीक है, कहानी आपको पता है। तो ललित शाह जब वापस जा रहे होते हैं तो 1780 में जब वापस जाते हैं वहाँ से अपने बेटे को राजा बना के, जब वापस ही जाते हैं तो वापस जाते वक्त इनका द्वाराहाट से थोड़ा सा आगे जाके जब जा रहे होते हैं तो उस समय इनकी मलेरिया से दुलड़ी शिविर पड़ता था वहाँ पर, दुलड़ी, तो दुलड़ी शिविर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये मलेरिया से इनकी मृत्यु हो गई थी और बहुत ही कम समय तक इनका शासन रहा। इसके बाद फिर इनके बाद जयकीर्त शाह राजा बना था। ठीक, देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी सन 1918 में। ठीक है, तो होम रूल लीग की स्थापना अगर हम बात करें, उसकी एक शाखा खोली गई थी। होम रूल लीग की स्थापना 1914 में अल्मोड़ा में हो गई थी और बाद में 1918 में यहाँ पर जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, तो ये आपका देहरादून में बाद में की गई। ऐसा किस क्रांतिकारी ने देहरादून के एफआरआई में नौकरी की थी? तो ये थे रासबिहारी बोस। ठीक है, इन्होंने फॉरेस्ट रेंजर जो स्कूल है, जो इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर एफआरआई में नौकरी की थी। एक्चुअल में नौकरी करने का क्या था कि जो कुमाऊं का जो मतलब गढ़वाल का जो क्षेत्र है देहरादून, वो थोड़ा शांत इलाका था, लोगों की छिपने के लिए जगह भी ठीक थी। मतलब एक्चुअल में क्या था कि इनका जो नाम जुड़ा आता है वो जाता है देश राष्ट्रीय क्रांति से, तो ये एक हिसाब से छिपने आए थे यहाँ पे। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, पुलिस की और उनकी नज़रों से बचकर यहाँ पर एक हार्डिंग, तो हमारे क्या कहते हैं वायसराय हुआ करते थे, हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी जो सफल नहीं हो पाई बाद में। ठीक है, तो ये हार्डिंग पर इन्होंने बम फेंका था। तो रासबिहारी बोस ने इसी बहाने से कि यहाँ पर छिप के हम क्या बनाएंगे, एक रणनीति तैयार करेंगे कि हार्डिंग पर बम कब फेंकना है। ठीक है, तो 1911 में जब वो दिल्ली दरबार लगा था
तो उस समय बम फेंकने की कोशिश की गई थी हार्डिंग के ऊपर। अगला है देशभक्त प्रेस सभा के संस्थापक कौन थे? देशभक्त प्रेस सभा के संस्थापक थे बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला है 1897 में महारानी विक्टोरिया के सामने सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग रखी थी। किसने? ज्वालादित्य जोशी ने, ठीक है। ऐसा माना जाता है 1897 में जब महारानी विक्टोरिया जब वहाँ पर महारानी बनी थी तो उनको बधाई पत्र भेजा गया। बधाई पत्र में भेजने के साथ साथ ये मांग भी रखी गई कि उत्तराखंड राज्य को अलग से एक राज्य का दर्जा दें, पहाड़ी राज्यों को। एक तो इन्होंने लिखा था कि हमने जब भारत में जो क्या था कुमाऊं में अंग्रेजों ने जब क्या किया था गोरखाओं को भगाने का प्रयास किया था, तो उस समय यहाँ की जनता ने गोरखाओं का साथ दिया। तो गोरखाओं का साथ दिया तो उसके बदले हमें भी यह मौका मिलना चाहिए, हमें भी यह एक हिसाब से उपहार के रूप में हमें हमारा राज्य क्या करना चाहिए, एक अलग से राज्य का निर्माण करने में सहायक होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ज्वालादित्य जोशी ने सबसे पहले, अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले मांग कब उठी थी, तो सन 1897 में सबसे पहली मांग उठी थी कि उत्तराखंड राज्य को अलग बनाइए, ठीक है, मतलब पहाड़ी जिलों का राज्य अलग बनाइए। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई? कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी सन 1916 में, आप जानते हैं सब, ठीक है। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना का सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था कि क्यों स्थापना की गई, इसका सबसे प्रमुख कार्य यही था कि यहाँ के युवाओं में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना और यहाँ की कुछ कुरीतियाँ थी जिसको क्या करना है, समाप्त करना है। और 1926 में इसको फिर बाद में कांग्रेस में विलय कर दिया गया। तो 10 साल तक ये अलग संस्था बन के रही। कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में किया गया सन 1926 में, मैंने आपको बताया। तो कुमाऊं परिषद का विलय कर दिया गया 1926 में, ठीक है, किसमें? कांग्रेस में। अगला हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में कब की गई? तो हैप्पी क्लब की स्थापना की गई है अल्मोड़ा में सन 1903 में। अगला है देशभक्त प्रेस सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1918 में, ठीक है। इसके बारे में कहानी ये है कि जब बद्रीदत्त पांडे का अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ, पता है आपको 1918 में ही तो अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ उनका, उसके बाद जुर्माना लगा दिया गया और अल्मोड़ा अखबार बंद कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने एक देशभक्ति प्रेस खोली अपने दोस्तों के साथ मिलकर और उस देशभक्त प्रेस सभा का गठन करा और उसी देशभक्त प्रेस सभा से उन्होंने शक्ति नामक समाचार पत्र निकाला फिर बाद में, ठीक है। अगला है उत्तराखंड शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस व्यक्ति के पत्रों पर किया गया? तो ये थे गंगादत्त पांडे। माना जाता है कि गंगादत्त पांडे के पत्र जो लिखे गए थे उस समय, उन्होंने जो सरकार को पत्र लिखा था, तो उत्तराखंड शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल उनके पत्रों में ही हुआ है। उन्होंने उत्तराखंड शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि भैया उत्तराखंड क्योंकि उत्तराखंड जिला अलग से उत्तराखंड राज्य अलग से बनना चाहिए, तो इस प्रकार का उन्होंने उत्तराखंड शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपने पत्रों में किया था। तो वो तो गंगादत्त पांडे। अगला है उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग में भाषण दिया था? जलियांवाला बाग में 1919 में भाषण दिया था, बद्रीदत्त पांडे थे वो भाषण देने वाले। मोस्टामानू मेला कहाँ लगता है? मोस्टामानू मेला लगता है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। अगला है भोटिया जनजाति में ऊनी जूतों को क्या कहते हैं? तो ऊनी जूते जो भोटिया जनजाति पहनती है उनको बोलते हैं बाखें। अगला प्रश्न है जय विजय पर्वत किन जिलों में पाया जाता है? तो जय विजय पर्वत जो है चमोली में स्थित है। नैना देवी मंदिर का भूस्खलन के बाद 1882 में पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है मोतीराम शाह, ठीक है। ये आपको पता है कि एक 1867 में भूस्खलन आया, एक आया था 1880 में। 1880 का भूस्खलन सबसे खतरनाक माना जाता है, इसमें बहुत से लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग की मृत्यु हो गई थी। इस भूस्खलन में जो ऊपर की पहाड़ी दरक के नीचे आई उसमें नैना देवी का प्राचीन मंदिर भी ध्वस्त हो गया था, ठीक है। तो बाद में वर्तमान जगह पर जो मंदिर है, इस मंदिर को 1882 में आपका मोतीराम शाह ने दोबारा बनाया था, ठीक है। अब इसकी अलग अलग कहानियाँ हैं। अगर आप अलग अलग बुक्स में हम देखते हैं तो बुक्स में एक बुक में लिखा हुआ कि नैना देवी मंदिर जो था पहले आधुनिक जो तल्ली ताल है जहाँ पोस्ट ऑफिस है उसके पीछे तल्ली ताल में नैना देवी मंदिर का निर्माण जिया रानी के समय में जिया रानी द्वारा कर दिया गया था, क्योंकि बहुत पहले से लोग यहाँ पूजा पाठ करते थे, ठीक है। एक कहानी तो ये भी मिलती है, ठीक है। उसके बाद इसको आधुनिक स्थान पर बड़ा भव्य रूप बना के इसको वहाँ स्थापित किया गया। एक कहानी ये मिलती है। एक कहानी मिलती है कि भूस्खलन हुआ, उसके बाद ये टूट गया, टूटने के बाद 82 में इसका पुनर्निर्माण किया गया, ठीक है। फिलहाल परीक्षावाणी में ये दिया गया है तो हम परीक्षावाणी के हिसाब से चलते हैं। अगला है सांग चोकला दर्रा किस किस को जोड़ता है?
तो यह उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है, सांगचोकला दर्रा। ठीक है। अगला है विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना है आपकी अलकनंदा नदी पर। ठीक है, चंबोली में। किस परमार शासक को आदिनाथ कहा जाता है? तो ये फिर आ चुके हैं यहाँ पर आदिनाथ, ये हैं अजयपाल। मैंने आपको बताया था कि अजयपाल के बहुत से नाम हैं, इसमें से एक आदिनाथ है। हुआ क्या था कि ये गोरख पंथ के अनुयायी थे, और गोरख पंथ के अनुयायी होने की वजह से इन्होंने भी नागनाथ बाबा, एक जो आपको कीर्ति के समय में याद, कीर्तिचंद के समय याद आ रहा होगा, कीर्तिचंद ने अजयपाल पर हमला किया। ठीक है, 37वें राजा थे, इससे पिछली वीडियो में मैंने इनके बारे में बताया है। तो अजयपाल जो थे 37वें राजा थे, और चंद वंश में उस समय कीर्तिचंद शासन कर रहे थे। कीर्तिचंद के वहाँ एक बाबा रहते थे नागनाथ बाबा, जो नाथपंथी थे। ठीक है, नाथपंथी जैसे गोरखनाथ होते हैं नाथपंथी, आपको पता है जो आदित्यनाथ हैं आज यूपी के सीएम, वो भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। तो अजयपाल जो थे ये भी नाथ संप्रदाय को मानते थे, और ये भी नाथ संप्रदाय को मानते थे, चंद्रवंश के शासक कीर्तिचंद। इसलिए इन्होंने बाद में कीर्तिचंद ने कहते हैं कि अजयपाल को हरा के अजयपाल का शासन वापस उनको नागनाथ बाबा के कहने पर वापस लौटा दिया, क्योंकि अजयपाल खुद नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो अजयपाल को ही आदिनाथ कहा गया है। एक सांवरी ग्रंथ आता है, सांवरी ग्रंथ, इसके बारे में आगे भी देखेंगे। सांवरी ग्रंथ में इसको आदिनाथ कहा गया है। ठीक है, यानी कि इसको 10 प्रमुख नाथ गुरुओं में स्थान दिया गया है। ठीक है, इसकी एक फ़ोटो आपका जो राजराजेश्वरी मंदिर का विष्णु मंदिर के सामने कहते हैं, इसकी एक फ़ोटो है जिसमें कुंडल पहने हुए इसको बैठाया गया है। जैसे बुद्ध की अवस्था होती है ना, बिल्कुल पालती मार के बैठते हैं, वैसी एक अवस्था में इसको दिखाया गया है, इसलिए इसको आदिनाथ कहा गया, और 10 प्रमुख गुरुओं में इसका नाम आता है। इसीलिए जिस प्रकार से क्या हुआ था कि अशोक ने अंत समय में बौद्ध धर्म अपनाया, और बौद्ध धर्म अपनाने के युद्ध करना त्याग दिया। सेम उसी तरह अजयपाल ने भी क्या किया, बाद में नाथ पंथ अपनाया और युद्ध करना त्याग दिया, तो इसलिए उसको गढ़वाल का अशोक कह देते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर किस ताल का आकार पंचभुजाकार है? तो वो नल दमयंती ताल। ठीक है, नैनीताल में। अगला है मरहिला दर्रा किस जनपद में स्थित है? मरहिला दर्रा जो है चमोली में स्थित है। ठीक है, अगला है हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिमालय दिवस पुस्तक लिखी है अनिल जोशी ने। किसने लिखी है? अनिल जोशी। अगला है रामताल गार्डन स्थित है। रामताल गार्डन स्थित चक्राता दून में। इस रामताल गार्डन में आपको पता है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम है आपका वीर केसरी चंद, तो उनका नाम का एक यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है रामताल गार्डन में। अगला है नैनीताल नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नगर पालिका के प्रथम मेजर वॉशिंगटन को बनाया गया था नैनीताल नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष। अगला है नालापानी गढ़। नालापानी गढ़ जो है वो किस जनपद में स्थित है? वो है देहरादून में। और ये क्यों फेमस है नालापानी गढ़? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर गोरखाओं को अंग्रेजों ने भगाया था यहाँ से नालापानी गढ़ में। ठीक है, खलंगा का युद्ध भी, खलंगा भी कहते हैं उसको, खलंगा का युद्ध जहाँ पर हुआ था वही नालापानी गढ़ हुआ है। अगला है लाल हवेली पुस्तक कहानी के लेखक कौन है? तो ये है गौरापंत शिवानी। इनका जन्म 1923 में कहाँ हुआ था? गुजरात में। अगला है लेक ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है? लेक ऑफ स्नो ताल है हेमकुंड को। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ से ढकी रहती है, बट फिर बाद में जब अब आपको पता है कि गर्मियों में मई जून में इसके कपाट वगैरह खुलते हैं, रास्ते खुले जाते हैं। ठीक है, अगला है ऊपरी गंग नहर का उद्घाटन किसने किया था? तो ऊपरी गंग नहर का उद्घाटन किया था डलहौजी द्वारा। ठीक है, आपको पता है कि 1854 तक बन के तैयार हो गई थी ये। इस ऊपरी गंगा नहर को बनाने के लिए ही आप क्या कराया था? 1847 में एक स्कूल खोला गया जिसको रुड़की विश्वविद्यालय बोलते हैं, रुड़की कॉलेज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, पीबी काटले ने इसको बनाया था, इसलिए पीबी काटले को आधुनिक भागीरथ बोला जाता है उसको, पीबी काटले को। उस समय गवर्नर जो थे यूपी के, उन्होंने इसकी सबसे पहले परिक्रमा की थी। यूपी के गवर्नर थे थॉमसन। ठीक है, तो उन्होंने इसको क्या किया था? परिकल्पना की थी। फिर 1847 में इसको बनाया गया था, स्टार्ट हुआ इसके लिए स्कूल खोला गया था ताकि यहाँ के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि भैया इतने लोग तो अंग्रेज लोग अपने साथ लाते नहीं कि भैया सब सारे कार्य, तो यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करना था कि कैसे खुदाई होगी। इंजीनियर यहाँ खुद ही बनाने थे उनको, इसलिए इंजीनियर कॉलेज खोला गया। इसीलिए इंजीनियर कॉलेज खोला गया क्योंकि यहाँ के लोगों को इंजीनियरिंग सिखा के ये नहर हम जल्द से जल्द बना सकते हैं। श्री राम सेवक सभा की स्थापना नैनीताल में की गई थी सन 1918 में। ठीक है, अगला है कौन सी घाटी रंग संस्कृति से जुड़ी है? तो रंग संस्कृति से जुड़ी है दारमा घाटी।
वही दारमा घाटी, दारमा ब्यास को कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिनला दर्रा, तो वही ये दारमा घाटी है, ठीक है। अगला है भानुमति जल स्रोत किस जनपद में है? तो भानुमति जल स्रोत है पौड़ी में स्थित है, ठीक। अगला है FL2 नीति, FL2 नीति का संबंध किससे है? तो ये है आपका उत्तराखंड की शराब नीति से, हरिसाहब के समय में लाई गई थी। उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह है गोपेश्वर चमोली में, ठीक है। अगला है उत्तराखंड के किस स्थान को उत्तर की द्वारिका कहते हैं? यह सेम मुखेन, ठीक है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, उत्तर की द्वारिका मैंने यहाँ पर बोला है। कई लोग कहेंगे सर द्वारिका तो द्वाराहाट को भी कहते हैं सेम मुखेम, ठीक है। यहाँ पर जो हिमालय की द्वारिका है वो तो द्वाराहाट हो गई, उत्तर की द्वारिका सेम मुखेम हो गई। सेम मुखेम में नागराजा का मंदिर है, ये भी पूछा गया था एक बार कि सेम मुखेम में किसका मंदिर है, ठीक है, नागराजा का। एक्चुअल में नागराजा जो मंदिर है इसको कृष्ण, ये हैं कृष्ण, तो कृष्ण को नागराजा के रूप में पूजा जाता है यहाँ पर। अगला है ट्रैक ऑफ द ईयर 2018 घोषित किया था। तो ट्रैक ऑफ द ईयर 2018 जो घोषित किया गया था वो नामिक ग्लेशियर है, नामिक घाटी है पिथौरागढ़ में, उसको किया गया था, ठीक है। खोला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खोला ग्लेशियर स्थित है पिथौरागढ़ में, ठीक है। अगला है कारकोटक नागदेव का मंदिर स्थित है। तो कारकोटक मंदिर भीमताल में है, ठीक है, भीमताल में इसका मंदिर है। अगला है गोपेश्वर का पुराना नाम क्या था? तो गोपेश्वर का पुराना नाम था आपका गोथला, ठीक। धर्मजाली गुफा, धर्मजाली गुफा जो है ये है आपकी पिथौरागढ़ में स्थित। अगला है गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का तुगलक कहा जाता है श्याम शाह को, ठीक है। श्याम शाह को कहा जाता है गढ़वाल का, कुमाऊं का कहा जाता है देवीचंद को, ठीक है। श्याम शाह के समय में भी बहुत से अत्याचार यहाँ पर हुए थे, ठीक है। इसके बारे में बहुत सी बातें कही जाती है, वो सन की था, पागल टाइप का था ये, तो इसलिए इसको गढ़वाल का तुगलक बोल देते हैं। अगला है कच्चीरों की शीतकालीन राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसकी जो शीतकालीन राजधानी थी कच्चीरों की, ये थी ढिकुली रामनगर में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि रामनगर को ढिकुली के अवशेषों को बसाया गया था, इससे पहले वीडियो में बताया था आपको। तो ढिकुली जो है ये बहुत पुरानी ऐसी जगह है, महाभारत कालीन बहुत पुरानी जगह है। यहाँ पर आपके प्राचीन से प्राचीन अगर हम कहें तो बहुत प्राचीन यहाँ पर हमको सभ्यता के अवशेष मिल चुके हैं ढिकुली में। तो जाड़ों के दिनों में गर्म इलाका है, तो इसलिए रामनगर कच्चीरों की राजधानी रही है। आज़ाद पंचायत में उपाध्यक्ष कौन थे? तो राम सिंह को आज़ाद पंचायत का उपाध्यक्ष बनाया गया था, आज़ाद पंचायत टिहरी वाला। अगला है बाणासुर की पूजा कहाँ होती है? बाणासुर की पूजा होती है बमसू गांव रुद्रप्रयाग में है, यहाँ बाणासुर को की पूजा की जाती है, ठीक है। वैसे बाणासुर एक असुर था फिर भी, लेकिन उसकी पूजा की जाती है। अगला हरिपुरा जलाशय कहाँ स्थित है? हरिपुरा जलाशय जो स्थित है वो उधमसिंह नगर में स्थित है। अगला ध्वज मंदिर कहाँ स्थित है? ध्वज मंदिर पिथौरागढ़ में है। अब यहाँ पर मैंने जयंती ध्वज मंदिर भी उसको बोलते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी ध्वज मंदिर में पिथौरागढ़ ऑप्शन में ना हो तो आप द्वाराहाट करोगे। द्वाराहाट इसलिए करोगे कि द्वाराहाट का जो गुजर देवालय है, गुजर देव मंदिर, उसको भी ध्वज मंदिर कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किसे ध्वज मंदिर भी कहा जाता है। तो द्वाराहाट का गुजर देव मंदिर है, उसको भी ध्वज मंदिर कहते हैं। अगर ध्वज मंदिर नॉर्मल आएगा, जयंती ध्वज मंदिर पिथौरागढ़ आएगा तो पिथौरागढ़ सही करोगे आप। अगर आपका द्वाराहाट आता है तो द्वाराहाट और पिथौरागढ़ दोनों आता है तब भी आप पिथौरागढ़ करोगे। नॉर्मली ध्वज मंदिर पिथौरागढ़ का ज़्यादा फेमस है। गुजरदेव मंदिर को ध्वज मंदिर भी कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। केशवराय मठ का निर्माण किस राजा के समय में हुआ था? तो केशवराय मठ का निर्माण तो हुआ तो शाम शाह के समय में था, बट किया फतेह शाह से, ऐसा माना जाता है। कठौज कहते हैं कि फतेह शाह ने 1625 में, जो उसके चाचा थे, श्याम शाह के समय में इसका निर्माण कर दिया था। अगला है लोधी रिखोला किस शासक का सेनापति था? तो लोधी रिखोला जो थे ये महीपति शाह का सेनापति था। पुराना दरबार का निर्माण किस राजा ने किया? पुराना दरबार का निर्माण सुदर्शन शाह ने किया था। एक्चुअली सुदर्शन शाह ने जब 1815 में उनको एक नई जगह मिली टिहरी, टिहरी में अपने राजपाट चलाया, टिहरी से शासन शुरू किया था। तो टिहरी में जब उन्होंने शासन किया तो उसके बाद उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा भव्य वहाँ पर महल बनाया राजा के रहने के लिए। तो वह जो महल था उसको ही पुराना दरबार कहा जाता है, जो अब पानी में डूब चुका है। अगला है सुदर्शन दर्शन कविता के लेखक कौन है? सुदर्शन दर्शन कविता जो लिखी गई है ये मौलाराम ने लिखी। मौलाराम जो था आपको पता है मौलाराम इतिहासकार भी है, मौलाराम आपको क्या कहते हैं चित्रकार भी है, ठीक है, लेखक वेखक सब था वो। तो मौलाराम ने सुदर्शन दर्शन कविता सुदर्शन शाह के ऊपर लिखी है। सुदर्शन शाह और मौलाराम के बीच में कोई अच्छे संबंध नहीं रहे बाद में, क्योंकि मौलाराम कहते हैं कि जब गोरखाओं ने हमला किया था गढ़वाल पे तो मौलाराम जो था उस समय खुशी मना रहा था। तो इसलिए सुदर्शन दर्शन कविता एक ऐसी कविता है जिसमें मौलाराम ने सुदर्शन शाह को बहुत बुरा भला कहा है। जितना वो नहीं था उससे ज़्यादा कुछ कह दिया, जिसमें विश्वास करना
सही नहीं है, ठीक है। तो ये कविता मौलाना राम ने लिखी है। अगला है कटक किस प्रकार का कर था। तो कटक एक सैनिक कर हुआ करता था, ठीक है। सेना के लिए लिया न कर, जब सेना कभी युद्ध में जाती थी तो उसके लिए एक टैक्स लिया था, उसको कटक बोलते थे, ये पूछा जा चुका है। देवसारी परियोजना है, देवसारी परियोजना स्थित है पिंडर नदी पर, ठीक है। अगला है तालेश्वर ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है। तो तालेश्वर ताम्रपत्र जो है वो पौरव वंश से संबंधित है। पौरव वंश की राजधानी ब्रह्मपुर थी, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ब्रह्मपुर के बारे में। तो ब्रह्मपुर जो थी वो तालेश्वर ताम्रपत्र की ब्रह्मपुर जो थी आपकी राजधानी थी पौरवों की, और वहीं से तालेश्वर ताम्रपत्र को जारी किया गया था। तालेश्वर ताम्रपत्र हम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये तालेश्वर नामक जगह पर हमको मिले हैं रानीखेत में। सन 1915 में इसकी खोज हुई थी। अगला है अजमेरीगढ़ कहाँ स्थित है। अजमेरीगढ़ जो स्थित है यह आपका टिहरी में स्थित था। अजमेरीगढ़ आपको पता है 52 गढ़ हुआ करते थे पूरे गढ़वाल में उस समय, जिनको अजयपाल ने जीता ऐसा माना जाता है। तो उन 52 गढ़ों में से एक आपका अजमेरीगढ़ भी था, जो टिहरी राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। टिहरी जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यह होती है आज की वीडियो, और वीडियो को अगर आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे ऐसी वीडियो आपके लिए और अधिक से अधिक लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से आपके 51 लाइनर आपके पास लेके आऊँगा, ठीक है।